और बजट के एक्चुअली में फाइन प्रिंट्स अच्छे से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब दो एनालिस्ट मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। एक तो है राजेश पलविया एक्सेस सिक्योरिटी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो F&O भी जानते हैं और टेक्निकल भी जानते हैं। और राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार आपका इंडेक्स पे व्यू चाहिए सर। कल की अच्छी क्लोजिंग, आज SGX निफ्टी ऊपर है, कहां तक जाएगा सर बाजार? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी काफी इंटरेस्टिंग थी। 17,600 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखे निफ्टी फ्यूचर में, और जिस तरीके का सेटअप बना है हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। 17,750 से 17,800 एटलीस्ट हमें लगता है कि 17,800 के जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक मार्केट को ये कंटिन्यू करते हुए दिखना चाहिए इसी अपवर्ड मोमेंटम में। तो निफ्टी का सेटअप तो अब यहाँ से पॉजिटिव टर्न हो चुका है। 17,400 17,500 ये दोनों बैरियर को अब क्रॉस करके निफ्टी अब हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। कल जिस तरीके से पुट राइटिंग एग्रेसिव देखने को मिली 17,300 400 इवन 17,500 की स्ट्राइक पे, वो ये दिखाती कि अब बेस तो ये वीकली एक्सपायरी के लिए हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख चुका है। तो अब हमें लगता है कि यहाँ से अब नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है 17,800 का, और वो लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर तो नेक्स्ट लेवल होगा करीब 18,000 18,100 तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बट ये पिछले 2-3 सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम बना, हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड पे जरूर आ सकती है सेकंड हाफ में, या कल वीकली एक्सपायरी के चलते हो सकता है हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखे। तो 17,800 तक की ट्रेड के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी की पोजीशन रखना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करे ड्यूरिंग द डे। अगर लगता है 17,800 आज के सेशन में आता है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करे। अभी करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 17,500 550 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। बिल्कुल। और राजेश, ऐसे में आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आज की? क्या आप भी मेटल पैक चूज करेंगे? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, मेटल पैक बिल्कुल हमें लगता है कि जिस तरीके से कल मोमेंटम बना था, पोस्ट बजट जो एक एक्शन देखने को मिला सारी मेटल स्टॉक्स में, वो काफी इंटरेस्टिंग था। और जिस तरीके से स्टील पैक में मोमेंटम बना, हमें यहाँ पे सेल स्टील अथॉरिटी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक एक बेस बना के रिकवरी कल दिखाता हुआ दिखा। वीकली सेटअप के हिसाब से प्रीवियस वीक के हाई को अब स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से सेल में यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड कल बना है, हमें लगता है यहाँ से और भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 110 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है सेल में आते हुए दिख सकते हैं। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टीवीएस मोटर का। स्टॉक में पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन कल सेकंड हाफ में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट वापस इस स्टॉक में इमर्ज होते हुए दिखा है, ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद ऑटोमोबाइल स्टॉक्स भी सभी कल अच्छा एक मोमेंटम दिखाते हुए दिख रहे थे। लोअर साइड पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। तो टीवीएस मोटर हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 645 से 650 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 616 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और तीसरा सेक्टर जो हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहां पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो है बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंकिंग स्टॉक्स में हमें आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक 800 रुपए के ऊपर अपने आप को सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो भी डिप मिली उसमें देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक में, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। और बैंक निफ्टी यहाँ पे लीड लेते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन रहेगा इस अपवर्ड मोमेंटम में। 835 840 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक बाय करे 797 के स्टॉप लॉस से। मेटल, बैंक्स और ऑटो, ये पसंद है राजेश को। अब एक बार ये समझ लेते हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट राहुल भी है हमारे साथ। राहुल शर्मा, मॉर्निंग राहुल। पहले तो आपसे एक बैंक निफ्टी पर एक व्यू जानना चाहेंगे। निफ्टी तो एक बुलिश सिग्नल्स दे रहा है, बैंक्स को भी आप परफॉर्म करना होगा। बैंक निफ्टी की क्या रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए, आपकी कॉल्स क्या होंगे आज की? नमस्कार प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। आई थिंक ये पहला शो है आपके चैनल के साथ जो सुबह के सेशन में हम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, कल का जो इवेंट था काफी सक्सेसफुल इवेंट था, दैट इज बिहाइंड अस। आई थिंक मार्केट्स अभी फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएंगे, ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करेंगे। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे शेप में है। फ्राइडे को हमने देखा कि डाउ जोन्स में जो एक तरह से वीकनेस या वोलेटिलिटी थी वो खत्म हुई, और इनफैक्ट फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिली है कल रात को भी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्लोबल जो माहौल है वो काफी सपोर्टिव है। जहां तक ऑयल का सवाल है, $90 के नीचे है, विच इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। DXY जो डॉलर इंडेक्स है वो कूल ऑफ हुआ है, 96.25 के आसपास आया है, वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रुझान पॉजिटिव रहेगा।
अब देखिए कल के सेशन में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन है। फॉर ए चेंज एफआईआईज ने बड़ा सेल फिगर नहीं दिया कैश, ये पॉजिटिव संकेत है। लगातार 2 सेशन से स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग आ रही है, तो ये भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। और सेक्टोरली अगर हम देखें तो क्लियरली मेटल्स में और रियलिटी में का लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने को मिला, काफी एग्रेसिव बिल्टअप था इनफैक्ट मेटल्स के अंदर, और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली प्राइवेट बैंक्स में। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का जो व्यू है 17,780 तक का जो मेरे हिसाब से टारगेट है निफ्टी में आज अचीव होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। मैं थोड़ी देर पहले राजेश जी को भी सुन रहा था, कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, डिप आता है तो आई थिंक वापस के मौके बनेंगे। पोजिशनली मेरे हिसाब से बाजार 18,000 के लिए तैयार है, लेकिन इस वीक के संदर्भ में आई थिंक 17,780 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी। डिप मिलेगा उसमें वापस बाय करेंगे। कंपेरेटिव बेसिस पर बैंक निफ्टी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में 2 चीजें हुई है। एक तो प्राइवेट बैंक जो थोड़ा लैग कर रहे थे कल वापस फ्लेवर में आए हैं, और दूसरा बैंक निफ्टी में ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट है 38,850 स्पॉट के ऊपर। मेरे हिसाब से ये लेवल आज निकल सकता है। ये लेवल अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में बैंक निफ्टी 40,000 तक का मूव दिखा सकता है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में पोजिशनली भी और इमीडिएट बेसिस पर भी यहाँ पर जो पोजिशनल सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ट्रेडिंग सेटअप जो है वो ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर आप पोजिशनली भी अगर 39,000 की कॉल लेकर चलो मंथली एक्सपायरी वाली, तो इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छा चल सकता है। थोड़ी देर पहले हम यही बात हम भी कर रहे थे कि डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा ठीक है। अच्छा राहुल सर, आपकी आज के ट्रेड क्या, जरा जल्दी से वो ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे आप? जी हाँ डिम्पी जी, देखिए जो मैंने सेक्टर्स की बात की, सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा मेटल्स में। वेदांता में यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप दिखाई देता है। 338 पे स्टॉक क्लोज हुआ है, थोड़े स्टॉप लॉसेस टारगेट डीप है, लेकिन पोजिशनल सेटअप यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। 315 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। मुझे लगता है 380 से लेकर 390 तक के लेवल वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है इंडियन होटल्स में कल तकरीबन 19% ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ, वॉल्यूम्स तकरीबन 80% ऊपर थे और क्लियरली यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है। इसे 212 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है इंडियन होटल्स में आपको तकरीबन 240 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशंस है। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेटल्स क्लियरली यहाँ पर लीड करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं वेदांता, साथ ही आप कह रहे हैं इंडियन होटल्स, ये दोनों ही शेयर्स आपकी टॉप लिस्ट में हैं, और सेल, टीवीएस मोटर, आईसीआईसीआई बैंक ये आपकी लिस्ट में, पहले राजेश सर की लिस्ट में भी आ चुके हैं। ठीक है, आप पूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा फटाफट से ब्रोकिंग हाउसेस माफ कीजिए रिजल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं जो कल रिजल्ट्स आए हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताइए जरा रिजल्ट्स जो आए थे वो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ निफ्टी कंपनियों ने भी अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि टेक महिंद्रा नतीजे अनुमान से कमजोर, आय में 5% की बढ़त, मुनाफे में करीब 2% की बढ़त 3% की बढ़त देखने को मिली है। डॉलर आय 4% बढ़ा है कंपनी का, लेकिन जो अनुमान हम कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स आए हैं। अदानी पोर्ट्स के नंबर्स भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में मामूली 1% की बढ़त, मुनाफा घटा है 6% से कंपनी का, और कामकाजी मुनाफे में भी 10% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब आते हैं वायदा बाजार के नतीजों पर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने अपने नतीजे घोषित किए, नतीजे काफी अच्छे थे। ब्याज से आय में 6% की ग्रोथ, मुनाफे में 28% की ग्रोथ, प्रोविजनिंग में कमी आई है, और इसके अलावा एसेट क्वालिटी पर भी नजर डालेंगे तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। इंडियन होटल्स के भी नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। छोटा बेस भी था, उसका भी एक फायदा मिला और कंपनी रिकवरी की बात भी कर रही थी। आय में देखेंगे तो 85% की बढ़त, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। एक कैश सेगमेंट के नतीजे पर भी बात कर लेते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अपने नतीजे घोषित किए, यहाँ पर भी शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सालाना आधार पर देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, 33 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, और आय में भी करीब 71% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की। ये कुछ एक नंबर्स हैं, नंबर्स का रिएक्शन भी आप देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे पास साथ टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा होंगी, उनसे जरा करेंगे बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बजट पर बातचीत हो रही है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए ग्लोबल मार्केट
एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। टीडी सिक्योरिटीज की ग्लोबल हेड रेट स्ट्रैटेजी प्रिया मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पर एक कंटिन्यूस चॉपीनेस देखने को मिल रही है, कभी वीकनेस होती है, कभी थोड़ी रिलीफ देखने को मिलती है, तो एक तो ये कितनी चिंता का विषय है, और साथ ही एक फर्म रिकवरी मार्केट्स में आप कब तक एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो आई थिंक मेन रीजन ये चिंता की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहे हैं। पहले फेड कह रहे थे कि ट्रांजिटरी है, लेकिन अब आई थिंक फेड इज नर्वस। फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, सब अब थोड़ा स्टिमुलस हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से वॉलेटिलिटी हाई है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी अभी रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहेंगे, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, चाइना में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो सप्लाई चेन और उनका जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी है। तो जब तक इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहेंगे तो मार्केट को ये नर्वसनेस होगी कि कितने रेट हाइक करेंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो फेड बात कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत साल हो गए क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, और तब भी बहुत कम बॉन्ड्स बेचे थे फेड ने। सो आई थिंक इसीलिए नर्वसनेस है कि कितना स्टिमुलस निकल रहा है, एट द सेम टाइम ग्रोथ अगर वीकन कर रहे हैं। इस हफ्ते हमारे वो पेरोल नंबर्स भी आएंगे और हमारे ख्याल से नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो फेड हटा रहा है स्टिमुलस, और अगर इकोनॉमी में इम्पैक्ट है कोविड की, तो इसीलिए आई थिंक रिस्क मार्केट्स नर्वस हैं। तो हमारे व्यू से ये तो ओमिक्रॉन इम्पैक्ट थोड़ा टेम्पररी है। ऑलरेडी लग रहा है जैसे केसेस यूएस में पीक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ग्रोथ फियर आई थिंक थोड़ा कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन फियर और फेड उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे उस पे आई थिंक फोकस बना रहेगा। मार्च मीटिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड एक रेट हाइक करेंगे 25 बेसिस पॉइंट्स। आई थिंक हम वॉच करेंगे कि फेड ऑफिशियल्स बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला है 50 कर सकते हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट हाइक की बात करेंगे तो आई थिंक रिस्क एसेट्स, स्टॉक मार्केट और ये सब काफी गिरेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से फेड के पास 7 मीटिंग है इस साल रेज करने के लिए रेट्स। तो 50 बेसिस पॉइंट्स ना करें मार्च में। अगर इन्फ्लेशन कम ना हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तब अगर फेड को और हाइक करना पड़े एक और 25 बेसिस पॉइंट्स तो कर सकते हैं। तो ये हमारे ख्यालात हैं, क्योंकि हमारा व्यू है कि इन्फ्लेशन धीरे से कम होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। लेकिन आई थिंक इसीलिए वॉलेटिलिटी कंसर्न्स हाई रहेंगे जब तक आइडिया ना हो कि इन्फ्लेशन कितना कम हो रहा है, कब कम हो रहा है। तो आई थिंक ये मार्च फेड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, ये सब आई थिंक इतना इसमें नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे हाइक कर रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है, लार्जली ये फेड मीटिंग और कितने हाइक्स और 50 बेसिस पॉइंट्स, आई थिंक ये कंसर्न अभी रहेगा थोड़े दिन तक। बट हम लोग वॉच करेंगे। फेड ऑफिशियल्स आई थिंक 25 ही करें तो थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़े हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी मार्केट ने 5 हाइक्स प्राइस कर दिए हैं, और हमारे व्यू से 4 या 5 ही करेंगे। सो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा नर्वसनेस आई थिंक रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो खैर आपने ग्लोबल व्यू दिया, लेकिन अब भारत की बात करते हैं। कल ही बजट पेश हुआ है और सरकार ने एक तरीके से ग्रोथ पर फोकस किया है फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए। तो अगले साल के लिए 6.4% और इस साल के लिए 6.9% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है। अब इसके बाद हमने एक रिएक्शन भी देखा, खासकर जो बॉन्ड मार्केट से उसमें रिएक्शन देखने को मिला। उम्मीद ये करते हैं कि जो बॉन्ड मार्केट की कंसर्न है वो इक्विटीज पर देखने को ना मिले। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है, ये जो एक थोड़ा सा कल हमने वॉलेटिलिटी देखी थी बॉन्ड मार्केट में, या फिर थोड़ी कंसर्न्स लग रही थी ड्यूरिंग द बजट स्पीच, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, तो एक तो मैक्रो है जो अभी हम बात कर रहे थे कि इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज जाएंगे या नहीं। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो जनरली इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज कम होंगे। हमारे ख्याल से यूएस इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं, तो अगर यहाँ स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज वापस शुरू हो जाएंगे आने के लिए। वो पॉजिटिव होगा इंडिया बॉन्ड्स में। लेकिन आपने बजट की बात की, आई थिंक हम सब वेट कर रहे थे कि
कितना सप्लाई होगा वो थोड़ा ज्यादा था, रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बॉन्ड सेल्स होंगे, बट ऑल्सो होप था कि इंडियन मार्केट सारे ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंक्लूडेड हो, उसका कोई न्यूज नहीं थी। तो आई थिंक इसीलिए नर्वसनेस है कि कौन खरीदेंगे अगर जनरली इनफ्लोज नहीं आए इमर्जिंग मार्केट में और इंक्लूजन नहीं है इंडेक्स में, तो हु इज द बायर? आई थिंक ये कंसर्न है कि कौन इतने सारे बॉन्ड्स खरीदेगा, और इंटरेस्ट रेट्स इसीलिए बढ़े 21 बेसिस पॉइंट्स, काफी ज्यादा था इंक्रीज, क्योंकि उसी से फिर और इन्वेस्टर्स दूसरे प्रोडक्ट से फिर आएंगे या दूसरे मार्केट से। आई थिंक इंडिया का ग्रोथ पिक्चर बेटर है। जब हम देख रहे हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव में ग्रोथ, इंडिया चाइना, आई थिंक इंडिया आउट परफॉर्म करेगा चाइना, लेकिन अगर बॉन्ड इंडिसेस में इंक्लूजन नहीं है और क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म हो गई है आरबीआई की, तो ये कंसर्न है कि कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ताकि इन्वेस्टर्स और आए। तो आई थिंक यूएस इंटरेस्ट रेट्स देखें और फिर देखें कि अगर स्टेबिलिटी यूएस इंटरेस्ट रेट्स में आए तो देन आई थिंक एट सम पॉइंट डिमांड आएगा वो इंडियन बॉन्ड्स के लिए। लेकिन आज कंसर्न आई थिंक ये है कि ज्यादा सेल्स हैं और नेचुरल बायर्स नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। राइट, एब्सोल्युटली प्रिया। इनफैक्ट बॉन्ड इंक्लूजन को लेकर एमएसआई इंडेक्स में एक ये बजट पर ये भी एक देखना था, वॉच आउट करने के लिए की ट्रिगर था। बट एनी हाउ लेट्स गो फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि आपका इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेकर क्या व्यू है। अब आपको बजट एक बड़ा की इवेंट था, यूएस मार्केट से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल सेल ऑफ के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से कौन से सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं इंडियन सेक्टर्स? हम लोग जनरली पॉजिटिव हैं इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के। लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स जनरली बेटर हैं इंडिया के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एटसेट्रा जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऑल्सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए बेटर है। बिगेस्ट रिस्क कोविड का है। आई मीन एक और सर्ज आए या कोई और वेरिएंट, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया में, आई थिंक ये अभी नियर टर्म में ये रिस्क है। और अभी भी हम लोग पैंडेमिक से तो हटे नहीं, अगर कोई और वेरिएंट आ जाए तो ये एक टेल रिस्क रहेगा इंडियन ग्रोथ में। आई वुड से इन जनरल इमर्जिंग मार्केट में ये फियर है कि अगर इनफ्लोज डेवलप मार्केट्स में जाएंगे तो कम पैसे होंगे टू इन्वेस्ट विद इन इमर्जिंग मार्केट। लेकिन विद इन इमर्जिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स हम इंडिया में वी आर मोर पॉजिटिव। बस सपोर्टिव सेंट्रल बैंक, सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी, इसकी जरूरत है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं। पर्टिकुलरली आजकल कंपनीज डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो कुछ चाइना में जो ग्रोथ इम्पेटस था वो अब इंडिया में भी आएगा, क्योंकि लोग सप्लाई चेन आई थिंक कोशिश करेंगे कि सब एक कंट्री में ना हो, तो वो भी एक जनरल आई थिंक लॉन्गर टर्म पॉजिटिव है। तो वी आर पॉजिटिव ऑन इन इंडिया विद इन इमर्जिंग मार्केट। लेकिन बस वी वांट टू मेक श्योर कि कोविड और ना बढ़े या कम हो, एंड आरबीआई सपोर्टिव पॉलिसी रखें और थोड़ा हॉकिश टॉक करें ताकि इन्फ्लेशन फियर्स थोड़े कम हो जाएं, बट इतना इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं हमारे ख्याल से। तो देन इट वील स्टे पॉजिटिव। ऑलराइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रिया, आज अपना समय देने के लिए हमें और अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कैसे टेम करती है आरबीआई, ये देखना होगा 9 फरवरी को जब क्रेडिट पॉलिसी होगी। फिलहाल प्रिया मिश्रा हमसे बात कर रही थी ग्लोबल मार्केट पर और बजट पर, हमसे अपना एक व्यू शेयर कर रही थी टीडी सिक्योरिटीज की ग्लोबल हेड रेट्स स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं आगे, अब एक बार ये समझ लेते हैं कि आज ट्रेड सेटअप अगर आपको है तो आपको कौन से स्टॉक्स पर भी ध्यान रखना होगा जहां आज न्यूज बेस्ड एक्शन देखने को मिल सकता है। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा बताएं आज कौन से स्टॉक्स होंगे एक्शन में? जी, शुरुआत टाटा टेली सर्विसेज के साथ करते हैं। आपको याद होगा कि कंपनी ने अनाउंस किया था, काफी सारी टेलीकॉम कंपनी अनाउंस कर रही थी कि वो अपनी एजीआर को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगी। इस बीच टाटा टेली की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन जब डीओटी ने इसका कैलकुलेशन किया तो कंपनी का जो 850 करोड़ का कैलकुलेशन था इंटरेस्ट का, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू डीओटी ने करीब 195 करोड़ की लगाई। तो इतने ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से कंपनी ने ये अपना डिसीजन वापस ले लिया है। तो आज इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है टाटा टेली के स्टॉक्स में। अंबर एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए, एक अपडेट है कंपनी के तरफ से। प्रवर्तका
टूलिंग सर्विसेज में कंपनी अपनी हिस्सेदारी खरीद सकती है। करीब 60% हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। ये कंपनी इंजेक्शन माउंट टूल के कारोबार में है, तो यहाँ पर आज आप नजर रखिए। अनुपम रसायन ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। ट्रांफेक शेयर्स में कंपनी हिस्सेदारी खरीदने की कंपनी ने घोषणा की है। 595 रुपए प्रति शेयर में, यानी कि करीब 148 करोड़ में ये हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी और अतिरिक्त 26% खरीदारी करने के लिए कंपनी ओपन ऑफर भी लेकर आएगी। बिरला कॉर्पोरेशन से कंपनी ये हिस्सेदारी खरीदेगी, तो यहाँ पर आज फोकस रहेगा। डालमिया भारत पर भी नजर रखिए। कंपनी का लगातार हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ रहा है और उड़ीसा में कंपनी ने करीब 15 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट जो लगाया था, उसके जरिए कंपनी ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगी कापिया सीमेंट वर्क्स को, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। विंडलास बायोटेक भी आज फोकस में रहेगा। एक रेगुलेटरी जांच हुई थी, साउथ अफ्रीका की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसकी की जांच हुई थी कंपनी के प्लांट्स में और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस खबर के चलते एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं बीपीसीएल की। कंपनी कोची रिफाइनरी में कुछ एक्सपेंशन की योजना कर रही थी, वहां पे एक प्रोजेक्ट लगाने वाली थी, लेकिन उसके कॉस्ट को देखते हुए, बढ़ते हुए कॉस्टिंग को देखते हुए कंपनी ने ये जो निर्णय था ये वापस ले लिया है, तो इसका भी कुछ रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है पूजा, शुक्रिया ये सारी खबर वाले शेयर्स बताने के लिए। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान सिद्धार्थ खेमका मोतीलाल ओसवाल से जुड़ चुके हैं। मिस्टर खेमका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय दिया 18 आवर्स स्वदेश के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर, कल सभी बजट में एक बात सबका मानना है कि सरकार ने ये कैपेक्स वाला बजट पेश किया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन मेरे को सिर्फ आपसे ये समझना, जब कैपेक्स वाला बजट आ रहा है तो ये खर्च कहां पर होगा और कौन से बेनिफिशियरी सेक्टर सबसे ज्यादा होने वाले हैं, और ध्यान इस चीज का भी रखें थोड़ा, इसमें रेलवे बजट भी इंक्लूड था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। तो अगर आप देखें तो ये जो गवर्नमेंट का फोकस है लास्ट ईयर से, इन्होंने अपना फोकस रेवेन्यू स्पेंडिंग ना करते हुए कैपिटल स्पेंडिंग पे ज्यादा रखा है। तो ये बेसिकली एक नींव रखती है इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए। अगर आप देखें कभी भी कि कैपेक्स अगर कोई कंपनी करती है तो वो उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। तो ये सिमिलरली ये गवर्नमेंट का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, अगर आप जो इकोनॉमिक सर्वे का भी अगर आप डेटा देखें तो क्लियरली इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए इंफ्रा पे ओवरऑल कैपिटल स्पेंडिंग शुड बी अराउंड 1.4 लाख करोड़, समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप उतना स्पेंड करेंगे तभी आप जाके इतनी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। तो अगर आप देखें जो गवर्नमेंट ने जो ये कैपिटल स्पेंडिंग का नंबर बताया है, तो इसमें सबसे बड़ा जो स्पेंडिंग है, तो फोकस क्लियरली इन्होंने जो अक्टूबर में पिछले साल एक जो आपके प्रोग्राम का अनाउंस किया था कि जो एक इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक्स प्लान है गवर्नमेंट का, कि आज के दिन में जो सेपरेट गवर्नमेंट डिविजन्स हैं, आप रोड का अलग गवर्नमेंट है, रेल का अलग है, तो इनको एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्लान बना है। एंड उससे लेकर आज गवर्नमेंट ने बजट में भी ये प्लान बताया कि ये एक इंटीग्रेटेड रहेगा। सो जो स्पेंडिंग है वो रोड्स पे है, रेलवेज पे है, वाटरवेज पे है, लॉजिस्टिक्स पार्क्स पे है। सो ये मिला जुला के बहुत सारे मतलब जो आप जो ओवरऑल सबसे बड़ा जो फोकस है वो आपका इंफ्रा स्पेंडिंग पे है। इसके अलावा डिफेंस पे काफी स्पेंडिंग है, अगर आप देखें तो वहां पे भी गवर्नमेंट ने काफी एलोकेशन किया है एंड उसमें भी रेवेन्यू स्पेंडिंग पे फोकस नहीं है, कैपिटल एलोकेशन, R&D एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफरेंस देने की बात की गई है कि ऑलमोस्ट 68-70% जो R&D स्पेंड है वो डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स के लिए रखा जाएगा। सो ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है स्पेंडिंग पे। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हमने कल दिन भर कई दिग्गज से बातचीत की जो कि बाजार के जानकार हैं और कॉर्पोरेट से बातचीत की, उसमें से कुछ एक कॉर्पोरेट, कुछ एक मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कह रहे थे एक बार सुन लेते हैं। बैलेंस्ड डिसिप्लिन बजट कहूंगा। आई थिंक वी हैव टू कमेंड द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि they've been able to create an ecosystem जहाँ एक साल में 46-47 यूनिकॉर्न्स इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। तो that's the testament to the ecosystem and how robust the economy is today.
and credit and money is available freely to a lot of people to grow and expand their business. अगर आप मुझे बजट के बारे में स्पेसिफिकली पूछे तो from an industry standpoint we were hoping for some kind of rationalization on STT, derivative पे taxation जो max rate पे पड़ता है I think is a hindrance to retail traders. और उसको छोड़ के हम we had something very specific to our industry where category 3 alternate investment funds में pass through taxation नहीं है and we were hoping उसके around कुछ आए. But notwithstanding all of that, I think net it's a good budget. It's optimistic. दो तीन चीजें मुझे specifically interesting लगी. I think capex number is good. Divestment number कम लग रहा है. Maybe there is a reasoning as to why that is, and we'll get to know in the future. और जो ये क्रिप्टो करेंसी के अराउंड इन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेशन लेके आए, there is some ambiguity on that. I was just going through the definition of what a virtual currency means. और मेरे ख्याल से crypto falls under this basket. Many questions to be answered there. Are they hinting कि they will allow cryptos in the country and they will bring out some kind of a regulation? There's a lot of ambiguity there. ओवरऑल जो बजट के डायरेक्शनल जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन ग्रोथ. और मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी है कि इस समय हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ और एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करें, ताकि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अगर करेगा प्लस क्राउडिंग करें प्राइवेट सेक्टर को, वो डायरेक्शनली बहुत अच्छा है. दूसरा कि उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस के साथ टिंकरिंग नहीं की, ये भी अच्छा है. और तीसरा जो वेरी एनकरेजिंग है कि डिस्पाइट 5 स्टेट इलेक्शंस के उन्होंने कोई पॉलिटिकिंग नहीं की बजट के अंदर. सो फोकस ऑन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, फोकस ऑन बिल्डिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग जो उन्होंने टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात की, वो भी बहुत यूजफुल चीज है. और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को स्पेसिफिकली उन्होंने फोकस करके 50,000 करोड़ एडिशनल गारंटी प्रोवाइड की है. ये सेक्टर अलॉन्ग विद कुछ जो बाकी सेक्टर हैं जहाँ हाई कॉन्टैक्ट है, ये बहुत सफर कर रहे थे. हालांकि ओवरऑल इकोनॉमी ठीक चल पड़ी थी, लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं जो पीछे हैं अभी, उनके ऊपर फोकस करके उन्होंने अच्छा किया. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं टी नाउ सुदेश, और अब हमारे साथ स्टूडियो में अजय भी बने हुए हैं. गुड मॉर्निंग अजय. अजय, बजट वाज अ की ट्रिगर, वो निकल गया. अब इसके बाद कई सारे रिएक्शन जो हमें इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म से भी आ रहे हैं, वो अच्छे संकेत आ रहे हैं. व्हाट हैव यू पिक्ड? एनीथिंग ऐड? आपने बहुत सारे फंड मैनेजर से आई एम श्योर बात की होगी, कुछ इनपुट्स आपके पास जरूर होंगे. गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मिहिर. डेफिनेटली ये तो बात है, मैंने बहुत अच्छे फंड मैनेजर से जो बहुत पुराने टाइम से बजट देख रहे हैं और बिग एचएनआई जो कंट्री के हैं, डॉली खन्नाज ऑफ द वर्ल्ड कह लीजिए आप उनको, उन सब से काफी बात की और काफी इंटरेस्टिंग फीडबैक मिला, स्टेडी फीडबैक मिला बजट का. लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पॉइलर, कि ये शायद आप सब लोग भूल गए होंगे बजट के ऑप्टिमिज्म में कि हम उस फेज ऑफ द अर्निंग सीजन में आ रहे हैं जब नंबर्स वीक टू नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे. जो 50% टॉप क्वालिटी अर्निंग्स है वो ओवर हो गई हैं. कल आप देखिए अदानी पोर्ट्स जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रेडर फेवरेट भी है, उन्होंने अपना गाइडेंस कट किया. छोटा कट है लेकिन गाइडेंस कट किया, नंबर थोड़ा सॉफ्ट था. सो यहां से ये ध्यान देना जरूरी होगा. और अगर आप ऑटो नंबर्स भी देखें तो मिले जुले आए. तो ग्लोबल क्यूज का पॉजिटिव मोमेंटम हमें कितना कैरी कर पाता है ये देखना जरूरी होगा. बजट क्लियरली ऑप्टिमिज्म वाला था, इंटरनल्स अच्छे थे, रिएक्शन अच्छे हैं, लेकिन हम 3 दिन से रैली कर रहे हैं, 2.5 दिन से आप लोज से. सो एक पॉजिटिव बात यह है कि एफआई की बड़ी बिक्वाली कल एब्सेंट थी. स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने 2,000 करोड़ की बाइंग की, वो बहुत दिनों से देखने को नहीं मिली थी. अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्टिव रहता है तो ये रैली क्लियरली यहाँ से चल सकती है और खिंच सकती है. लेकिन ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म मोमेंटम वालों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अब
वीक अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी। जो लास्ट पैच होता है अर्निंग्स का वो थोड़ा सा सॉफ्ट आता है। राइट, टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स हमने देखे, थोड़ा सा सॉफ्ट है एक्चुअली, हालांकि वो स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर गया है, 16% डाउन एक महीने में, लेकिन काफी ऑप्टिमिज्म मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ट हो गया है, तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए यहां से, ये मेरा व्यू होगा। इनफैक्ट आगे चलते हैं, निकुंज का भी एक बार व्यू जान लेते हैं। उन्होंने ओवरनाइट क्यूज को सभी चीजों को एनालाइज किया हुआ है, वो भी काफी फीडबैक लेके आज सुबह जुड़े थे हमारे साथ। आइए जान लेते हैं निकुंज का क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पे इस समय। देखिए, फेडरल रिजर्व ने लास्ट ईयर रिस्क लिया था सितंबर अक्टूबर तक, हालांकि इन्फ्लेशन आने लगी थी और फेड के पास तो इतना डेटा होता है, उसके बावजूद फेड मेंटेन करती गई कि भाई पेंडेमिक का इफेक्ट है, हम ब्याज दर नहीं बढ़ा सकते, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी रहेगी। तो वो बिहाइंड दी कर्व थे, मैं मानता हूं, मगर उन्होंने रिस्क लिया और शायद वह रिस्क अगर नहीं लेते और ब्याज दर अगर बढ़ा देते, और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था आज हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ग्रोथ से आती है, अगर यूएस फेड और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स लास्ट ईयर ब्याज बढ़ा देते तो शायद इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मूड एक व्यू बना सकता है कि भाई इस साल इन्फ्लेशन कम होगी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ठीक होंगे, कोविड की वजह से जिन सेक्टर्स को मार पड़ी थी उसके अंदर हम परिवर्तन देख सकते हैं, लेबर नॉर्मलाइजेशन चालू होगा, रूरल डिमांड जो कि जा चुकी है वह वापस आएगी, सरकार जो इस बार खर्चा कर रही है वह जो खर्चा कर रही है वह प्रोडक्टिव एसेट्स और सप्लाई और वो डिमांड वो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को लेके कर रही है। तो क्या इन सब चीजों को लेकर के डिमांड भी ठीक रहेगी और सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी? अगर सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी तो शायद इन्फ्लेशन भी कम आ जाए। एक व्यू है मिहिर, एक बुलिश व्यू है, एक ये व्यू है जो शायद सरकार के साथ जो सिंक होता है वो सिंक के साथ भी हो, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, हम इस समय चिंतित हैं, हमें ब्याज दर बढ़ानी ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। तो वह तो हमें अगली क्रेडिट पॉलिसी में ही मिलेगा। मगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो मीर देखिए 6% इन्फ्लेशन आपने जो टच करी थी वो बेस इफेक्ट टच करी थी और परमानेंट वहां पर नहीं है। तो इन्फ्लेशन एक चिंता है, मगर इन्फ्लेशन को लेकर के इस समय कोई जबरदस्त खतरे की घंटी नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ा नया एस्पेक्ट बजट से क्या मिला है कि सरकार ने केपेक्स को लेकर के बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया है, और सरकार की आप बजट डॉक्यूमेंट आप देखें तो बड़ा केपेक्स कहां पर होता है, डिफेंस के अंदर 20% केपेक्स होता है, रोड के अंदर करीब 20% केपेक्स होता है और रेलवेज के अंदर 20% केपेक्स होता है। इन तीनों सेक्टर के अंदर अगर आप केपेक्स करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सीमेंट की, सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी स्टील की, सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नॉन फेरस मेटल्स की। तो अगर एक नई केपेक्स साइकिल चालू होती है तो जाहिर सी बात है कि स्टील एंड सीमेंट विल बी द फर्स्ट गो टू सेक्टर्स। चाइना इस समय रेट काट रहा है, क्योंकि आपने टाटा स्टील पे बात करी, चाइना ने रेट काटे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, चाइना ने रेट काटे हैं। अगर चाइना रेट काटता है वो नेट डिमांड वहां से बढ़ती है और चाइना हैज डिसाइडेड नॉट टू बी ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिकॉज उनको वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो जाहिर है इंडिया में केपेक्स, चाइना में ग्रोथ, मेटल के अंदर टर्न अराउंड जरूर आ सकता है। मगर स्टील से ज्यादा मैं बोलूंगा जी सीमेंट में नजर रखिए, बिकॉज अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, अगर इन्फ्लेशन नीचे आने लगती है, सप्लाई साइड खुलने लगता है, तो स्टील से ज्यादा सीमेंट में तेजी आ सकती है। देखिए एक तो सीमेंट इंपोर्ट नहीं हो सकता है, तो सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वह इस समय बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तीसरा, सीमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट बहुत बड़ा मायने रखती है, और सीमेंट अनलाइक स्टील जो ग्लोबल आप मूल्यांकन कर सकते हैं, सीमेंट में वैसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं, अगर एनर्जी कॉस्ट कम होती है, कोयले के दाम नीचे आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हो सकता है सीमेंट हैज अ बेटर स्कोप ऑफ आउट परफॉर्मिंग देन स्टील, पर ये मेरी राय है। इस बीच कल जो बजट की पेशकश हुई है उसमें इस साल के लिए विनिवेश का जो आंकड़ा है जो कि 78,000 करोड़ पर रखा गया है, उसका पूरा दारोमदार इस समय है LIC के IPO पर। अगर LIC का IPO इसी साल नहीं आता है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो सरकार इस लक्ष्य को मिस कर सकती है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। खबर यह है कि सरकार LIC में
फिलहाल सिर्फ हो सकता है 5% हिस्सेदारी ही बेचे। ईटी नाउ स्वदेश को जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है उसके मुताबिक सरकार की इस बिक्री के जरिए 65 से 70 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सरकार LIC के IPO में 5% डाइवेस्टमेंट कर सकती है और सूत्रों की माने तो 5% डाइवेस्टमेंट से सरकार को करीब 65,000 करोड़ रुपए से लेकर 75,000 करोड़ रुपए तक की आमदनी होगी और ये जो अभी के करंट फाइनेंशियल ईयर के डाइवेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट को रिवाइज किया है, जो पहले 1,75,000 करोड़ था वो अब 78,000 करोड़ रुपए किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में और इसमें से 12,000 करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है और बाकी 12,000 करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से होगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पूरा LIC से भरने की उम्मीद है और सरकार कमिटेड लग रही है कि इसी साल मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर मार्च तक LIC के IPO को पूरा किया जाए और इसके लिए जो DRHP है वो अगले 7 से 10 दिनों में SEBI में फाइल होगी। इसके अलावा कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को भी रीच आउट किया है करीब 25,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए, जो कि IPO खुलने से पहले होगा और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी एक रिजर्व कोटा रहेगा क्योंकि LIC कई दिनों से न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दे रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लें, पैन को लिंक कर लें, तो उनके लिए एक निश्चित कोटा आना तय है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकुर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो LIC का IPO इसमें 5% तक सरकार हिस्सा बेच सकती है, इस पर नजर सारे देश की है, देखना होगा ये कब होगा। अब एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं, देखते हैं कि कल जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था वहां आज कहां मोमेंटम देखने को फर्दर मिल सकता है। तो मेटल पैक क्लियरली हमने देखा कि तेज थे अच्छे खासे और आज अब जिस तरह की ओपनिंग हमें एक SGX निफ्टी दिखा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि आज भी आपको मेटल पैक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील आप आज भी 1% तेजी के साथ देख रहे हैं, इनफैक्ट पूरा मेटल पैक ही आपको कल तेज देखने को मिला है। कुछ और स्टॉक्स जहां प्री ओपन में हम देख रहे हैं इस वक्त आपको लगभग 17,700 के पास आपको निफ्टी प्री ओपन में दिखाई दे रहा है, यानी 130 ऑड पॉइंट्स आपको निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। उनमें टॉप गेनर आपको आज के लिए भी जो दिखाई दे रहे हैं उसमें BPCL कुछ रिकवर हुआ है। BPCL को एक प्लांट को लेकर कुछ कंसर्न्स थे, वो ऑलरेडी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। साथ ही अब आज आपको रिलायंस भी लगभग 1% तेज प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। राजेश, आप जब कह रहे हैं कि 17,800 एक नया लेवल, नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस को परफॉर्म करना चाहिए। रिलायंस 1% तेज, यहाँ से क्लीन एनर्जी पे क्लियरली फोकस बाजार का रहेगा, सरकार का रहेगा। क्या दिख रहा है आज आपको? रिलायंस कैसी मूव दिखा सकता है आज? तो प्रियंका जी देखिए, रिलायंस के लिए 2400 से लेकर 2420 तक की ये रेंज जो है थोड़ा सा एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर ये लेवल को ये सरपास करता है ड्यूरिंग द डे तो हमें लगता है कि इसमें भी बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी और एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो ओपनिंग के बाद देखना होगा, अगर ये 2400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से जरूर एक बाइंग का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट फिर यहाँ से आना चाहिए करीब 2440 2450 तक की, क्योंकि अगर देखें तो 2450 इसके लिए 20 डे मूविंग एवरेज है। जब तक वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा थोड़ा सा हायर साइड पे सप्लाई बनेगा। लेकिन कल की जो एक रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली, आज ओपनिंग में 2400 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि एक यहाँ पे बाय का अटेम्प्ट बिल्कुल किया जा सकता है। 2390 का स्टॉप लॉस रखे, छोटा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के टारगेट 2430 40 तक आ सकते हैं। देख लेते हैं आज संकेत जिस तरह के हैं इंडिकेटिव टिक्स में एटलीस्ट 17,700 के पार ओपनिंग की उम्मीद बनी हुई है। राहुल, कोई पिक्स आप ऐड करना चाहेंगे क्या? जिस तरह के संकेत हैं, जिस तरह के इंडिकेशंस है, हालांकि एक चीज है, कुछ एक स्टॉक्स जिस पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे अदानी पोर्ट्स नंबर्स के बाद थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, या फिर IT में हो सकता है टेक महिंद्रा आज भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखे, बट अदरवाइज कोई पिक्स आपकी? जी हाँ, मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पर फोकस रहना चाहिए। बैंक निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट के पास है, 38,850 के ऊपर मेरे हिसाब से ट्रिपल टॉप बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक हमारी टॉपिक है। ICICI बैंक में एक जो फॉलिंग चैनल था उसका ब्रेकआउट अपने कल के सेशन में देखा। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफी बढ़िया है, लास्ट 3 सेशन से
वॉल्यूम एक्सपांशन है और मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर 845 तक के लेवल लगाने के लिए तैयार है। तो आईसीआईसीआई बैंक को बाय कीजिए, 795 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देने में यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो आई थिंक प्राइवेट बैंक में सबसे जो बेस्ट सेटअप दिखाई देता है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। बिल्कुल, ये इनफैक्ट कल लीड कर भी रहा था जिस तरह का रुझान था यहाँ पर। सिद्धार्थ, आपसे मैं जानना चाहूंगा एक सेक्टर जिस पर कल बातचीत काफी एक्सटेंसिवली हुई है, मे बी वो रिएक्शन हमने देखा नहीं स्टॉक्स में, लेकिन रेलवेज का जो कैपेक्स का प्लान अनाउंस हुआ है और जिस तरह के मॉडर्नाइजेशन की बात हुई है, जाहिर सी बात है एटलीस्ट कुछ एक तो कंपनीज होंगी जिन्हें इनका सीधा रब ऑफ मिलेगा। आपका व्यू क्या है इस स्पेस पर? जी, अगर आप देखें तो रेलवेज पे जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो काफी स्टेडी है एंड जो नए ट्रेन्स भी रन करने की बात कर रहे हैं, जो न्यू एनर्जी एफिशिएंट और सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से जो वंदे भारत ट्रेन, जो 100 ट्रेन के प्लान को अभी गवर्नमेंट 400 ट्रेन की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो सेफ्टी और मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, जो रेल कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। और एक क्षेत्र मेट्रोज पे भी काफी फोकस है। सो लॉट ऑफ दीज, जो अगर आप देखें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं ऑन द कैपिटल गुड साइड, जो कंपनीज लाइक सीमेंस, एबीबी, दे बिल्ड अ लॉट ऑफ दीज मेट्रोज, सो उन्हें भी काफी इसमें से बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप देखें तो जो फोकस है वो सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये कैपिटल गुड्स प्लेयर्स का ज्यादा रहता है। तो अगर आप देखें तो या तो आपका हनीवेल ऑटोमेशन, एबीबी, सीमेंस, ये सारी कंपनीज ये सेफ्टी प्रिकॉशंस और ये सब जो इक्विपमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं। तो इन्हें हमें लगता है कि ये क्षेत्र को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट के जो कवच प्रोग्राम के अंडर। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। अब कुछ और नजर डाल लेते हैं उन नंबर्स पर भी, उन स्पेस पर भी जहां नंबर्स अब आने बाकी हैं। आज जिन सेट ऑफ नंबर्स की बात है या फिर पीछे आए हैं, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स हैं, कल आईटीसी के रिजल्ट आने हैं और टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स आने हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स आने हैं। तो रिजल्ट्स के लिहाज से भी हमें देखना होगा कि आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। आप टेक महिंद्रा को देख रहे हैं, इनफैक्ट राहुल आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे थे टेक महिंद्रा क्योंकि आईटी पैक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, टेक महिंद्रा ऑलरेडी करेक्ट हो अच्छी खासी मूव के बाद आउट परफॉर्म करा है इसने अपने स्पेस में दूसरे काउंटर्स को, अपने पेयर्स को, लार्ज कैप स्टॉक्स को भी। और लेकिन अब जिस तरह के रिजल्ट्स थोड़े से स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, जिसके बाद हमने देखा एक रिएक्शन भी देखने को मिला। आईटी पैक पे अब क्या लग सकता है, क्या मूव रह सकते हैं कि अब भी ये जो तेजी थी, बनी हुई थी तेजी, वो अब भी जारी रहेगी या फिर बाजार अब वो सेक्टर्स पर काम करना चाहेगा जो बजट से निकल कर आया है, कैपेक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेगा? जी देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स को रीड करें तो काफी एग्रेसिव सेलिंग थी। मेरे हिसाब से क्लियरली बाउंस बैक है, कोई रिवर्सल ऐसा बड़ा मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक को प्ले करने के लिए यहाँ पर टेक महिंद्रा में सेटअप रीजनेबल है। मेरे हिसाब से 1500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था स्टॉक ने निकाला, इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था नीचे की तरफ गिरते हुए। आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक बनेगा जहां पर 1560 तक के लेवल टेक महिंद्रा में बन सकते हैं। तो आई थिंक प्योरली बाउंस बैक को प्ले करने के लिए टेक महिंद्रा में सेटअप यहाँ पे लिया जा सकता है। 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 25 रुपए की डाउनसाइड रिस्क है कल के क्लोजिंग के हिसाब से। और मुझे लगता है कि क्लियरली एक बाउंस बैक है, कोई बड़ा रिवर्सल का संकेत डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है, बिकॉज मैं डेरिवेटिव डेटा चेक कर रहा हूँ, कल कोई मेजर ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, वॉल्यूम भी रिलेटिव बेसिस पर कम थे। तो आई थिंक फोकस, जैसे आपने कहा कि बजट रिलेटेड जो सेक्टर्स और स्टॉक्स है वहां पर ज्यादा रुझान देखने को मिलेगा। आईटी मेरे हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों में बैकसीट ले सकता है। इस बीच बाजार खुलने वाला है और अच्छे संकेतों के साथ आज, हालांकि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी सपोर्टिव थे और कुछ हद तक हमें नजर अब इनफैक्ट जो फोकस है वो रखना पड़ेगा ग्लोबल क्यूज पर भी। लेकिन हाँ, एक चीज है कि कल की जो फाइन प्रिंट है, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे वो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, टेक कंपनीज हो, रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनीज हो, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज हो, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर आज थोड़ा थोड़ा मार्केट धीरे धीरे प्राइस इन करेगा इन सब चीजों को। तो उस लिहाज से नजर रख सकते हैं। और दूसरा जो रिजल्ट्स का ट्रिगर है, और जो अजय ने जैसे कहा कि अब एक्चुअली जो वीकर लॉट है उसके नंबर्स अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है राधा,
और तो वहां पर हो सकता है कुछ एक इम्पैक्ट देखने को मिले। जैसे आज हमने देखा भी कि अदानी पोर्ट्स टाइप जो स्टॉक्स हैं वहां पर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट 2% के गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन ओवरऑल 17,700 के पार निफ्टी के ओपनिंग की संभावना, यानी जो SGX निफ्टी के संकेत थे उसी लाइंस पर खुला भी है मार्केट। तो जो ओपनिंग टिक्स आए हैं उसमें निफ्टी इस समय 130 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स में 450 पॉइंट्स की तेजी है। साथ ही अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो ये करीब 350 पॉइंट ऊपर है। एक्सपेक्टेड था भी कि जो प्राइवेट बैंक्स है वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, वही इस समय हुआ भी है। अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। ITC ये कल भी ऊपर था बिकॉज सिगरेट्स पर एक्सप्लिसिटली कोई बहुत बड़ा टैक्स हाइक हुआ नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा था। यहाँ पर ये करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। एक बार देख लेते हैं जो बाकी गेनर्स हैं इंडेक्स के उनको। तो बजाज फाइनेंस पर अच्छा मूव है, कोटक बैंक, ITC, BPCL, इंडसइंड बैंक, HCL टेक, पावर ग्रिड और HDFC लाइफ, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती है। नुकसान वाले स्टॉक्स में टेक महिंद्रा 3% का स्लाइड यहाँ पर, अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 2% नीचे, सन फार्मा, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक इस बीच 360 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार क्विकली मिड कैप में देख लेते हैं कहां पर एक्शन है। इसमें कमिंस है, यूनियन बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, GMR, सेल, अशोक लेलैंड पर अच्छा मूव है करीब 0.25% ऊपर। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है। करेक्ट, बिल्कुल। अब मेटल पैक से भी आपको सेल दिख रहा होगा मिड कैप स्पेस में, जहां हम देख भी रहे हैं कि मेटल पैक ने जिस तरह से कल की मूव दिखाई उसके बाद आज भी आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आप फाइनेंस काउंटर्स देखें, इंश्योरेंस काउंटर्स देखें, वहाँ आपको अच्छी एक बस देखने को मिल रही है। और इस बार देख लेते हैं कि इस वक्त डेरिवेटिव स्पेस में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि क्लियरली टॉप गेनर में आपको मेटल्स दिखाई दिए थे। आज आपको जो शुरुआत में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है उनमें बैंकिंग स्टॉक्स कई सारे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, कई सारे आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं। मिड कैप स्पेस में भी आपको वोडाफोन आइडिया भी दिखेगा, वहां पर भी एक केयर रेटिंग से उसकी अपग्रेड केयर रेटिंग जिसका एक इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ और दूसरे काउंटर्स जो डेरिवेटिव स्पेस में आपको इस वक्त तेज दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको फिर से FMCG स्पेस से आपको काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा ब्रिटानिया और दूसरे काउंटर्स सन फार्मा स्पेस है, वहां एक अच्छी तेजी थी। अब आपको आज यहाँ मेरिको, डाबर, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव बायसनेस दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट आपको कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में मदरसोन सुमी जैसे काउंटर, भारत फोर्ज, यहाँ पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है, इनिशियल एक्शन। अजय जी हाँ, जैसा कि हमने बताया था, बट अगेन करीब 120 से 25 पॉइंट SGX निफ्टी गेन दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग के बाद हम स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। बाजार को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, लेकिन हम आपके लिए लाते हैं एक बहुत बड़ा व्यू। जिन्होंने करीब 35 यूनियन बजट देखे, ढेरों उन्होंने मार्केट साइकिल्स देखे, और वो एक अथॉरिटी है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स पे। हम बात कर रहे हैं इनाम ग्रुप के फाउंडर वल्लभ बंसाली। बजट पे, मार्केट पे उन्होंने एक एक्सक्लूसिव चैट की निकुंज से कल शाम को, और बहुत चर्चा में है उस बात के कमेंट्री। आइए सुनते हैं। So there are two phases of interest rate rise. There is the first phase when the growth is still strong and the animal spirits are not daunted, not mitigated by a rising interest rate, which is what you are talking about. But if that is accompanied by lower growth, by other complications, poor execution, then it becomes a debt trap, as we saw that we saw that several times, particularly in the decade of the first decade, and then we suffered for another 8-10 years. So I want to make another observation to your point is that this is the first time in many, many years that I'm seeing such healthy corporate, bank and government balance sheets, that I don't find a single sector which seems to be overextended or in trouble, whether it is telecom, whether it is steel, whether it is real estate, whether it is infrastructure companies. All of them are in a healthy position. Nothing is overextended, and therefore they can leverage their balance sheets, quite a lot. Of course, to the discrete level. The government can also increase its balance sheet size. So today, after many, many years, Nikunj, there is not a single overhanging liability on the government. They have funded everything, from OROP to banking to PSUs to bearing the shocks, sending money to people. There is nothing which is overhanging. And then there are, if you look at their estimates on, divestment, that number is very low. If, we do not know where LIC happens this year or next. But if you just look at BPCL number,
I mean, that itself may just meet the government target. So I think that this amount of conservatism and cushion, if we get 2 good years, things may be very different. So one has to be careful as to interest rates rising along with what? They cannot be accompanied by many other shocks. So one has to be cautious, definitely. But I agree with you that the first phase of interest rise is good for equity markets and not bad. And we are in the first phase. राइट बहुत ही अच्छा बजट, उसको काफी मार्क्स देते हुए और बताते हुए कि किस तरीके से सेक्टर्स इंपैक्ट करेंगे। थोड़ी ब्याज दरें, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स पे पॉजिटिव बायस है, बढ़ने की बात है, बट कितना वो बाजार में फैक्टर्ड इन है ये देखने की बात है। चलिए हम एक बार करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर है, नीचे ऊपर है मार्केट इस समय निफ्टी। सिद्धार्थ, आपने भी इंटरनल्स देखे होंगे अपनी रिसर्च टीम के साथ। ये जो कैपेक्स थीम की बात हो रही है सब जगह, अगर कैपिटल गुड्स अलोन या इंजीनियरिंग कंपनीज के थ्रू किसी को इस पोर्टफोलियो में एडिशन करना है तो कौन सी कंपनीज आपके रेडार पे आएंगी? जी अजय, बिल्कुल कैपिटल गुड्स क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा फोकस में दिख रहा है पोस्ट बजट, और ये एक क्षेत्र है जिसमें काफी अंडर ओनरशिप है डिस्पाइट द मार्केट लुकिंग एट द रिवाइवल इन द कैपेक्स साइकिल जो लास्ट ईयर भी हमने देखा था। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सेक्टर में एक्साइटमेंट थी नहीं, तो अभी हमें लगता है कि काफी इंटरेस्ट रहेगा। तो सबसे बड़ा जो प्लेयर इंडिया में है L&T, एक तरह से एक प्रॉक्सी प्ले है, ना कि ओनली कैपिटल गुड्स बट आप बोलिए कैपेक्स थीम, इंफ्रा। तो ये पूरा जो स्पेस को सबसे ज्यादा जो कैप्चर कर पाता है वो L&T है। तो हमारा सबसे टॉप पिक जो रहेगा इन दिस थीम इज L&T। डिफेंस में भी काफी एक्साइटमेंट है जो फोकस्ड है। सो अगर आप देखें हाल के नंबर्स में भी तो BEL के नंबर्स भी काफी इंप्रूव हुए हैं, आउटलुक भी काफी इंप्रूव हुआ है। तो BEL अनदर स्टॉक है जहां पे हमें लगता है कि आफ्टर दिस बजट बहुत काफी इंटरेस्ट रहेगा। अनदर मतलब स्टॉक है जो वैल्यूएशन में भी कंफर्टेबल है और ज्यादा ओनरशिप भी नहीं है। सो L&T, BEL ये 2 स्टॉक बोल। तीसरा जो है जो कैपेक्स थीम से जो काफी फोकस में रहेगा वो है सीमेंट। अगेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है अल्ट्राटेक। अगर आप देखें तो मतलब जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ओवरऑल सीमेंट में बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट प्रेशर्स, जो मार्जिन प्रेशर्स जो दिखने को मिला है नंबर्स में, काफी मतलब जो वॉल्यूम ग्रोथ है मगर बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर अर्निंग्स ग्रोथ में काफी ये देखा गया है कि प्रेशर रहा है। बट अब यहाँ से अगर डिमांड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कॉस्ट स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी हम देख रहे हैं, तो इसका दोनों का बेनिफिट मिलेगा सीमेंट क्षेत्र को। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो हमारा तीसरा पिक रहेगा ये ओवरऑल कैपेक्स थीम पे। ठीक है, ऑलराइट। तो कैपेक्स थीम पर ये टॉप पिक्स रहेंगे सिद्धार्थ की। एक बार राहुल, मार्केट्स में अगर आप आज भी एक्शन देखें तो क्लियरली आपको इंफ्रा स्पेस से रिलेटेड, कैपेक्स पुश से रिलेटेड सारे स्टॉक्स बाजिंग लग रहे हैं। कुछ और आपने पिक्स आइडेंटिफाई किए हो इस ट्रेड सेटअप को देखते हुए? जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मार्केट का सेटअप है बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मैं क्लियरली बैंक निफ्टी में मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने 38,850 का जो ट्रिपल टॉप था वो निकाल दिया है। बैंक निफ्टी में 2 चीजें कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो 38,300 के पुट ऑप्शंस कल के एक्सपायरी वाले राइट करके चल सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 40,000 के पुट ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी वाले, यानी कि 24 फरवरी के जो मंथली ऑप्शंस है उन्हें बाय करके चले। मेरे पास लेटेस्ट प्रीमियम्स नहीं आ रहे, लास्ट मैंने जो चेक किया था 230 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, इसे बाय करके चलना चाहिए। 150 रुपए का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में और 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पर दिखती हुई बन सकती है। चलिए एक बार थोड़ा सा ना मार्केट का ब्रेथ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन को देख लेते हैं। जिस तरह के संकेत हैं ब्रॉडर मार्केट को अगर हम देखें, हालांकि इंडेक्स पर रुझान ठीक है लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी एटलीस्ट अभी खुलने के बाद पहले 10 मिनट में कम से कम जो झुकाव है वो बढ़त की तरफ है। आज के इनफैक्ट जो डेटा आएगा FIS का और DIS का वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल DIS का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी फ्लैट था, लेकिन ओवरनाइट हमने देखा कई फॉरेन ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई हैं, ऑल ऑफ देम हैव गिवन अ थम्स अप।
तो अगर उन्हें कुछ रिएक्ट करना है बजट पर तो वो आज उनके पास एक अच्छा मौका बनता है। हमारे साथ आगे भी कई बड़े वॉइसेस जुड़ेंगे, मधु केला हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, रवि धर्मशी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार पर। लेकिन आज ब्रेथ जिस तरह की है, झुकाव जिस तरह का मार्केट का लग रहा है, राजेश आपको लग रहा है कि कुछ नया ट्रेड अगर इनिशिएट करना हो, कुछ आइडेंटिफाई किया है आपने? तो मीर जी देखिए, बजाज फिनसर्व को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए और बजाज फाइनेंस को। ये दोनों ही स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद जो रिकवरी के ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे बजाज फिनसर्व में हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक पे हमारी नजर है और इसे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 16,250 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके डेली सेटअप बने हैं, ये स्टॉक अब यहाँ से 16,500 16,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो 16,100 के स्टॉप लॉस से बजाज फिनसर्व बाय करने की सलाह रहेंगी। और दूसरा स्टॉक सेम बजाज फाइनेंस पे भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में अब रिकवरी बनी 7,100 के ऊपर अब ये सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक अब ये 7,400 की तरफ बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बढ़ते हुए दिखेगा। तो 7,100 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस भी बाय करने की सलाह रहेगी 7,400 450 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा मूव बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही बजाज ट्विंस में देखते हुए यहाँ राजेश बता रहे हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार वेरी क्विकली एक बार फिर से बता दें कि बाजार इस वक्त आपको 17,700 के पार दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में अब जो बढ़त जिस गैप अप के साथ अब खुले थे, अब वो गैप बढ़ा है और अब हम लगभग 500 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। और निफ्टी के जो आपको टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स दिखेंगे उसमें आपको सबसे ऊपर बैंकिंग और फाइनेंस ही दिखेगा। कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ये इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच मधु केला निकुंज के साथ बातचीत कर रहे हैं। पोस्ट बजट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर सुनते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। में पहला इवेंट था फेड की जो आउटलुक है वो हमें पता है, वो रेट बढ़ाएंगे 3, 4, 5 ये अब डिबेट है। और दूसरा बजट साल के पहले 40 दिनों के अंदर 2 बड़े इवेंट जो इवेंट रिस्क थे हमारे साथ, अब हमारे को उन पे स्पष्टीकरण मिल गया है। तो अब अगला चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग मधु वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? तो निकुंज अभी कोई बड़ा इवेंट के जैसा मुझे नहीं लगता है। नाउ बैक टू द क्लासरूम, इंडिविजुअल कंपनीज की एनालिसिस करो, इंडिविजुअल कंपनीज को बेहतरीन तरीके से समझो। और ये जो वॉलेटिलिटी है निकुंज, मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके दर्शकों के लिए है ना, हमको अब ये वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। 30-40% शेयरों के दाम 2 हफ्ते के अंदर घट जाते हैं। तो आपको अपना होमवर्क रेडी करके रखना है और इस वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है, ना कि अपना दुश्मन बनाना है। वॉलेटिलिटी से क्यों घबराना है? अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है और वो वॉलेटाइल है और मार्केट मुझे चांस देती है, तो वो तो अच्छी चीज होनी चाहिए ना। बट अगर आपने अपना होमवर्क बराबर किया है, अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आपके नंबर बराबर है, तभी आप उस दिन में जाके खरीद सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि ये पिछले 2 साल रिटर्न ना निकुंज, इन हाइंडसाइट अगेन, काफी स्मूथ था और काफी बड़ा रिटर्न था। इस साल में जाके मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा रिटर्न का रिस्पेक्टेशन अपने को कम रखना है। जो पैसा अब नॉर्मल बन गया है उसको ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि वो मेरी कैपेबिलिटी से बन गया। अरे भाई, वो तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने पैसा प्रिंट किया और अब नॉर्मल तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड चल गए, तो अपना भी पैसा बन गया। अपनी कैपेबिलिटी और मेहनत थी, बट उस पैसे को प्रिजर्व करके रखना है। और इस बार ये मान के चलना है कि मार्केट मे नॉट बी एज स्मूथ एज दे हैव बीन फॉर लास्ट 2 years। तो इस साल हो सकता है वॉलेटिलिटी होएगी, पर विद इन दैट वॉलेटिलिटी ओनली आई एम सेइंग अपॉर्चुनिटी है इन चुनिंदा सेक्टर्स में और चुनिंदा स्टॉक्स में। तो मधु,
एक हम बात कर रहे हैं कि बजट का जो डोमिनेशन था वो केपेक्स पे था, सरकार खर्चा कर रही है जिसकी वजह से स्टील सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। मगर मधु, जब ये सेक्टर्स में सरकार खर्चा करेगी तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड पे भी आएगा, इसका डिमांड रूरल इकोनॉमी पे भी आएगा। रूरल इकोनॉमी इस समय कंप्रेस्ड है, इमिग्रेंट लेबर के इशूज हैं, कोविड की मार से उभरी नहीं है। क्या हम दूसरे पहलू पर नजर रख सकते हैं कि भाई सरकार की जो स्पेंडिंग है अल्टीमेटली वह रूरल इकोनॉमी और कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी बढ़ा देगी और उन सेक्टरों में भी तेजी आएगी, उन शेयरों को भी लेना चाहिए? निकुंज, डेफिनेटली उसका रब ऑफ इफेक्ट आएगा, बट ये सी अल्टीमेटली क्या है, फाइनली ये तो वैल्यूएशन का खेल है ना निकुंज। अगर आपके पास मेन्यू लगा हुआ है तो आपको ये डिसाइड करने का है कि बेस्ट क्या चीज़ है और मैं बेस्ट कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेरा कंज्यूमर वाले सेक्टर में सिर्फ एक ही एप्रीहेंशन है कि वहाँ जिस हिसाब की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और जिस हिसाब के वैल्यूएशन है ना, कोई चीज़ में वो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो एक्चुअली बाजार आपको दिखा भी रहा है। अगर आप देखोगे 1.5 साल से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज मोर और लेस वहीं पे हैं। अब आप बोलो कि 10 साल के अंदर ही अच्छा करेगी, वो आपका होराइजन है एंड यू हैव द राइट टू हैव दैट होराइजन। बट समवन लाइक मी हु इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच, आई वुड लुक एट कंपनीज एंड सेक्टर्स जहाँ पे अंडर ओनरशिप है और वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, बैलेंस शीट काफी हद तक के रिपेयर हो चुकी है एंड यहाँ पे बेसिकली अगले 1, 2, 3 साल के अंदर अर्निंग ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रांग लगती है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थीम्स प्री बजट। आई reiterate once again, these are basically 2 broad themes. One is India manufacturing, which is catering to China plus and the Atmanirbhar Bharat, and the other thing is this cyclical uptrend in the economy, which is basically all your real estate companies, all the EPC companies, all the capital goods companies. Now you can't buy these things in the sector. Finally, you will have to zero down ऑन इंडिविजुअल कंपनीज जहां पे आपको रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा लगता है। और मैं वापस वही पॉइंट रिलेटेट कर रहा हूं, आज अगर आपने रिसर्च किया तो ये जरूरी नहीं कि आज के आज खरीदना है। मार्केट्स का वॉलेटिलिटी का ध्यान रख के वो बाजार आपको चांस देता ही है अगर आपका होमवर्क रेडी है तो। दो आखिरी सवाल, हमने आपसे करेक्शन के पहले जब बात करी थी, दिसंबर में हमने बात करी थी, 15-16 दिसंबर के आसपास, आपने उस समय बोला था निकुंज इंडियन स्टॉक मार्केट $3 ट्रिलियन के आसपास का है, उसमें 20-25% मार्केट सुपर एक्सपेंसिव जोन में है, 30 से 40% मार्केट नॉर्मल जोन में है और 25 से 30% मार्केट अट्रैक्टिव जोन में है। इस करेक्शन के बाद वो $3 ट्रिलियन का जो बास्केट है उसमें कितना हिस्सा महंगा है जिसे नहीं लेना चाहिए, कितना हिस्सा सस्ता है और कितना हिस्सा फुल्ली प्राइस्ड है? तो निकुंज वो परसेंटेज थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर चेंज हुआ होगा, बट मुझे लगता है अभी भी मे बी जो फ्रॉथ दिखना चाहिए ना, जहां मैं बोलूं कि एकदम बबल हो गया है, वो मुझे अभी भी 10-15-20% मार्केट कैप में से ज़्यादा में नहीं दिखता है और वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा करेक्शन हुआ है। अगर आप देखिएगा कि ये सब न्यू इकोनॉमी रिलेटेड जो स्टॉक्स लिस्ट भी हुए हैं वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी पिछले 1-1.5-2 महीने में हो चुका है। और वो जो बॉटम वाला अपन जो बात कर रहे हैं वहाँ पे अभी भी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑब्वियसली निकुंज, जैसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे, तो नॉट ओनली यू शुड कि आइसोलेशन में कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है, बट ऑन अ रिलेटिव सेंस दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। यू प्लॉट ए चार्ट of 1 year performance of an SBI, Canara Bank, Kotak Bank, HDFC Bank and ICICI Bank, you will see it yourself how much outperformance these banks have given. So on a relative basis, compared to where they were, let's say 3-6 months back when they were extremely cheap, now they are gone into a cheap category. And market goes from extremely cheap to reasonable valuation to slight overvaluation to euphoria, right? And I am expecting that at some point of time they may not go into euphoria, but they will at least get into the overvaluation zone. And we are nowhere near the overvaluation zone in this category where there is valuation.
comfort.